ओके, तो इसमें हम सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट आर थीटा। तो कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, आर थीटा। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल फॉर स्पेशल केसेस। तो कहाँ कहाँ निकालना है पोटेंशियल, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के साइड में निकालना है ऑन द एक्सियल लाइन। सेकंड केस में ऑन द एक्सियल लाइन बट इस बार नेगेटिव चार्ज के साइड में निकालना है, एंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसमें नोट्स में जो प्रूफ गिवन है ना, उसका एज इट इज करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नोट्स में जो इसका प्रूफ गिवन है, डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ये जो प्रूफ है चैप्टर 2 में, वो प्रूफ हम एज इट इज करेंगे। दिस प्रूफ इज इन चैप्टर 2। ये चैप्टर 2 का प्रूफ एज इट इज करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। हम पूरा प्रूफ सॉल्व करके यहाँ तक आएंगे, इस इक्वेशन तक। अब उसके बाद दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पी वाले पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज के साइड में लाना है। तो पी यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, पी विल बी हियर। पी यहाँ पे ना होके एक बार यहाँ पे होगा। जब पी यहाँ पे होगा तो ये थीटा एंगल नीचे आते आते कितना हो जाएगा, 0। तो एक बार हम सॉल्व करेंगे फॉर थीटा इक्वल्स टू 0। अब सेकंड केस में हमें कह रहा है कि डाइपोल को लेके जाओ नेगेटिव चार्ज के साइड में। तो डाइपोल यहाँ से मूव होते 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 यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज के साइड में। तो जब नेगेटिव चार्ज के साइड में आएगा तो ये थीटा पूरा रोटेट होकर यहाँ तक आ जाएगा, यानी सेकंड केस में हम थीटा की जगह 180 बिठाएंगे। एंड द लास्ट केस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी डाइपोल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो तब थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 90। तो तुम्हें इस इक्वेशन तक लाके इसको 3 बार सॉल्व करना है। यहाँ तक लाके एक बार थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90, बस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डाइपोल का एक्सप्रेशन डिड्यूस करो ऑन द एक्सियल लाइन। इक्वेशन ये है, तो ये नोट्स में बिल्कुल एज इट इज किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये सेम प्रूफ है, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो चैप्टर का वीडियो या वन शॉट गिवन है, उसमें देख के क्लियर कर सकते हो। तो ये इट इज़ नथिंग बट एक्सियल लाइन का प्रूफ। उसमें बस आर से हमने डिनोट किया है, यहाँ पे आर की जगह एक्स दिया गया है, तो कुछ नहीं चेंज किया होगा। वहाँ पे याद है हम लोगों को सेंट्रल पॉइंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने आर लिया था, यहाँ पे वही डिस्टेंस हम एक्स लेंगे, बस और कुछ नहीं। एवरीथिंग एल्स इज सेम। ये वाला नहीं चाहिए, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट द पॉइंट पी जो इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक लाइन के ऊपर ढेर सारे चार्जेस हैं, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आर डिस्टेंस दूर है। तो इट इज़ नथिंग बट वो तुम्हारा जो हम लोग का ये वाला प्रूफ था। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे, और इस सिलेंडर का रेडियस है आर, और चार्ज इसके सेंट्रल लाइन में से पास हो रहा है। ये जो प्रूफ था नोट्स में, उसी प्रूफ का सोल्यूशन है ये। तो उसके उस प्रूफ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था ये, लेमडा 2πr/ε0। बट प्रॉब्लम क्या है, ये एक भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑप्शन में हर जगह हमें 1/4πε0 दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो इसको एक सिंपल सोल्यूशन है, नीचे 2 था ना, तो नीचे के 2 के साथ एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा ये नीचे 2 and 2 बिकम्स 4, तो 1/4πε0 और ऊपर 2 लेमडा बाई आर। तो ये आ गया तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर है जिसका रेडियस है आर, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट ए पॉइंट पी जिसका डिस्टेंस है स्मॉल आर। यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इस मीडियम का परमिटिविटी है एप्साइलॉन। ध्यान रखना, एप्साइलॉन नॉट नहीं है, एप्साइलॉन है। तो इसको सॉल्व करना इजी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, पी पॉइंट पे। तो लगा लो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू 1/4πε Q/r², इस पॉइंट पे। अब डिफरेंस क्या है, Q का वैल्यू नहीं पता, बट Q कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें पता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई एरिया, यानी Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा, अब इस सरफेस का एरिया कितना होगा, सिंस इट इज ए स्फेयर, इसका एरिया होगा 4πr²। तो हमें मिल गया Q का वैल्यू, Q इज सिग्मा इंटू ए, यानी सिग्मा इंटू 4πr²।
अब यही वैल्यू क्यू पे पुट कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम ई के जगह क्यू के जगह इसका वैल्यू पुट करेंगे, इनटू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, तो आंसर होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, इसमें बस क्यू का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एप्सिलॉन, और क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्यू मतलब चार्ज। अब चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑन द सरफेस, तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसका डायमेंशन निकालो। तो सेपरेटली देखो, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट ओवर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट के पावर में हाफ एप्सिलॉन नॉट के पावर में हाफ। रूट का मतलब हाफ हाफ होता है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है ये वाला, सॉरी म्यू नॉट का डायमेंशन है दिस, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है दिस। अब इनको यहाँ पे बिठा दो, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट वाला, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट वाला, और इनके पावर में कितना आएगा, पावर में आ जाएगा हाफ, दोनों के पावर में हाफ, बिकॉज यहाँ पे हाफ है बाहर। तो हाफ एक बार इसके साथ जाएगा, 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 सिमिलरली यहाँ पे होगा। उसके बाद एम एम जहाँ पे सेम है, तो एम लो पावर ऐड करो, एल कॉमन लो पावर ऐड करो, टी लो पावर ऐड करो, ए लो पावर ऐड करो, खत्म। ध्यान रखना जहाँ भी बेस सेम होता है वहाँ पे पावर ऐड हो जाता है। तो बेस सेम है, एम एम बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, एल एल बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, टी टी बेस सेम, ए बेस सेम। तो उस टेक्निक से हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दूसरे रेडियस का स्फीयर है 3 सेंटीमीटर। इस पे चार्ज है -1 इंटू 10⁻²। इस पे चार्ज है 5 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन कह रहा है इफ दिस आर कनेक्टेड बाई ए वायर, अगर इनको वायर से कनेक्ट करते तो इनमें फाइनल चार्ज कितना होगा बड़े वाले स्फीयर में, इसका फाइनल चार्ज कितना होगा। तो अगर इनको वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा। मान लेते हैं इससे इस पर कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया। हमें याद है कि जब भी किसी चीज़ को वायर से कनेक्ट करते हैं और उनका साइज़ अलग होता है तो देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। उसके लिए कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो मान लो कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, जाने के बाद इसका चार्ज बन गया है क्यू ए, इसका चार्ज बन गया है क्यू बी। वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। इनिशियली कितना था Q1, इसका था Q2। अब कुछ चार्ज जाने के बाद इसका बन गया है वैल्यू QA, इसका बन गया है QB। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला KQA बाई रेडियस है इसका 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू KQB, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ से हम के कैंसिल कर देते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमें मिल गया QA बाई QB इक्वल्स टू 1/3, यानी QA इक्वल्स टू QB/3। अब लॉजिक देखो, अगर चार्ज यहाँ से यहाँ जा भी रहा है, यहाँ से यहाँ चार्ज जा भी रहा है, तो इन दोनों को मिला के जो भी नेट चार्ज होगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिकॉज इससे इसमें चार्ज जा रहा है तो चार्ज तो यहीं पे है, इन्हीं दोनों बॉडीज के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो नेट जो भी होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तुम और तुम्हारे दोस्त के पास टोटल 500 रुपीज़ है, अब तुम उसको 50 रुपये दे भी दो तब भी दोनों का टोटल मिलाने पे 500 ही आएगा, बिकॉज तुम्हारा टोटल 500 ही था। तो तुम लोग आपस में ट्रांसफ़र करोगे फिर भी इट विल बी 500, मिला के दोनों का 500 ही आएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसने इसको इस दोनों का मिला के देयर इज़ 500 रुपीज़। अब इसने इसको 50 रुपीज़ दे दिया, तब भी दोनों का मिला के 500 ही रहेगा, बिकॉज दोनों का टोटल 500 था। तुम इसको 50 दो, ये तुमको 50 दे, मैटर ही नहीं करता, मिलाने के बाद 500 ही मिलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे यूज़ करके देखो, क्या मैं कह सकता हूँ Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू QA प्लस QB। पहले जो चार्ज का एडिशन में जितना चार्ज था टोटल वही रहेगा आफ्टर चार्ज ट्रांसफ़र, बिकॉज ट्रांसफ़र होने के बाद भी टोटल तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू बिठा देंगे। Q1 Q2 का वैल्यू हमें पता है, तो -1 इंटू 10⁻² प्लस 5 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू QA QB। QA की जगह हम डाल सकते हैं QB/3 प्लस QB। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें QB मिल जाएगा। यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, QB कॉमन ले लो, तो 1 + 1/3,
1 + 1/3 इज नथिंग बट 4/3। तो 4/3 और इधर हो जाएगा 10⁻⁻2 कॉमन ले लो तो -1 + 5 यानी 4। तो 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास QB इज नथिंग बट 3 × 10⁻²। तो फिर इस नए बॉडी के पास कितना चार्ज होगा? पहले इसके पास चार्ज था 5 × 10⁻², अब इसका चार्ज हो चुका है 3 × 10⁻²। तो इसका आंसर होगा बी। तो बड़े वाले स्पीयर के पास अब नया चार्ज कितना बचा है? 3 × 10⁻² आफ्टर ट्रांसफर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक शेल है जिसके अंदर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और बाहर दो चार्जेस हैं Q3 एंड Q4। क्वेश्चन कह रहा है विच चार्ज विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सिंपली देखो, किसी भी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा, बिकॉज F इक्वल्स टू Q × E। तो अगर E जीरो बिठाओगे तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, यानी Q2 और Q1 के अंदर कोई फोर्स ही नहीं होगा, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे फोर्स भी जीरो है, यानी इन पे फोर्स होगा मिनिमम। बट बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो Q3 और Q4 में किसका फोर्स ज़्यादा होगा? जो भी स्पेयर के ज़्यादा क्लोज होगा। Q4 देखो स्पेयर से डिस्टेंस कम है, Q3 का स्पेयर से डिस्टेंस ज़्यादा है, सो Q4 में फोर्स ज़्यादा होगा बिकॉज ये क्लोज टू द स्पेयर। Q3 में फोर्स कम होगा बिकॉज इट इज़ फर्दर अवे। तो मैक्सिमम किसका होगा? Q4 का होगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसका होगा? इन दोनों का, Q1 Q2 का, बिकॉज यहाँ पे फोर्स जीरो है सबसे कम, बिकॉज inside a surface electric field is zero। सेवनटीन में जाओ। 17 है यूजिंग ग्रॉसेस लॉ स्पेरिकल शेल वाला। तो ये जो नोट्स में जो प्रूफ है उसको एज इट इज करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हें कह रहा है एक स्पेरिकल शेल है जिसका रेडियस है r। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहाँ पे अंदर इनसाइड द शेल x डिस्टेंस पे, और दोबारा निकालो x डिस्टेंस पे, बट इस बार x का डिस्टेंस हमें यहाँ तक जा रहा है, यानी x इज ग्रेटर देन r। एक बार x जाएगा ग्रेटर देन r, एक बार x होगा 0 से r के बीच में, यानी x कहीं पे यहाँ पे होगा। तो जब इनसाइड द शेल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और जब आउटसाइड द शेल होगा तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4πε0 Q बाई कितने कितने डिस्टेंस दूर है? x, तो Q/x²। तो हमें दो सिचुएशंस पे निकालने के लिए बोला है, एक बार x शुड बी ग्रेटर देन रेडियस, एक बार x शुड बी बिटवीन 0 एंड रेडियस। तो इनसाइड होने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, आउटसाइड होने से दिस। क्वेश्चन नंबर बी, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, याद करना। एनसीईआरटी में ये वाला एग्जाम्पल था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स का +200 था, नेगेटिव एक्स का -200 था। हम वहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? एक सिलेंडर। सिलेंडर के कौन से सर्फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है? सिर्फ ये वाला फ्लैट सर्फेस और ये वाला फ्लैट सर्फेस। एरिया वेक्टर हमेशा सर्फेस के बाहर जाएगा, एरिया वेक्टर हमेशा सर्फेस के बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0, तो हम यहाँ पे फाई निकाल सकते हैं ES cos थीटा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो फाई 1 निकल सकता है ES cos थीटा, थीटा 0। फिर दोनों ऐड करके हम टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें x का वैल्यू भी गिवन है 10 सेंटीमीटर और एक -10 सेंटीमीटर, यानी ये वाला लेंथ। एक ये 10 है तो ये भी 10 ही है, यानी टोटल लेंथ कितना हो गया? 20। वही सब यहाँ पे गिवन है और कुछ नहीं। तो तुम्हें नेट फ्लक्स निकालना है और नेट चार्ज निकालना है। एक बार फ्लक्स निकल गया तो चार्ज कैसे निकालेंगे? नेट फ्लक्स दिस प्लस दिस। फ्लक्स आ गया तो चार्ज निकालना इज वेरी इजी। क्यू निकालने के लिए फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन 18 कह रहा है देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स ए बी सी, तीनों का रेडियस अलग अलग है, एक का ए है, एक का बी है, एक का सी है। इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा। तो मैं कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ऑफ 3 शेल्स ए बी सी। एक बार पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालो, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। दोबारा कह रहा है इफ द शेल ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। तो पहला वाला पार्ट करते हैं कि एक बार ए का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बी का, फिर सी का। तो जब ए का निकालेंगे पोटेंशियल, ओके, तो हम 3 शेल का पोटेंशियल निकालेंगे। पहले वी ए का पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। वी ए होगा यहाँ पे। तो पहले सरफेस के लिए फॉर द फर्स्ट सरफेस फॉर्मूला है के क्यू। अब क्यू क्या होगा?
यहाँ पे क्यू तो गिवन नहीं है, यहाँ पे सिग्मा गिवन है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब सिग्मा गिवन है, हमें क्यू चाहिए। क्यू इज व्हाट? सिग्मा इनटू एरिया। तो हम लिखेंगे क्यू की जगह सिग्मा इनटू एरिया। इस स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई ए स्क्वायर। ए या ए यहाँ पे रेडियस है, तो 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका रेडियस। ये हो गया फॉर्मूला। कितने, कहाँ पे कैलकुलेट करें? यहाँ पे कितने डिस्टेंस दूर? ए। प्लस अब इस शेल का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएगा। अब इनसाइड द शेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड सेम एज दैट ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे बी का पोटेंशियल और बी का सरफेस का पोटेंशियल सेम मेंटेन होता आएगा। तो बी के लिए हम लिखेंगे के सिग्मा बी का एरिया 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। सिग्मा इंटू दिस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्यू, हमें यहाँ पे क्यू चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज के क्यू बाई आर। तो क्यू के लिए हम लिख रहे हैं सिग्मा इंटू ए, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, प्लस लास्ट स्पेयर के लिए सी के लिए, सी का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो सरफेस पे होगा वही मेंटेन होगा। तो के सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। इन तीनों का एडिशन होगा पोटेंशियल एट ए। सिमिलरली पोटेंशियल एट बी, बी में निकालेंगे। बी में ए का पोटेंशियल चेक करेंगे पहले। तो बी में ए शेल अपना पोटेंशियल बाहर दे रहा है, बाहर कोई रूल नहीं है, बाहर का सब कुछ सेम रहता है। तो के चार्ज किसका लिखना है? ए का। ए का चार्ज क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू ए का एरिया डिवाइडेड बाय, हम ए का पोटेंशियल कहाँ पे चेक कर रहे हैं? बी पे। कितने डिस्टेंस दूर? बी डिस्टेंस दूर, तो बी प्लस बी का चेक करेंगे कहाँ पे? बी के सरफेस पे। तो के सिग्मा इंटू बी का एरिया 4 पाई बी स्क्वायर, कहाँ पे चेक कर रहे हैं? बी पे, प्लस सी का सरफेस का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम मेंटेन होगा। तो के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ये आ गया बी का पोटेंशियल। अब हम निकालेंगे सी का पोटेंशियल। सी का पोटेंशियल, सी में होगा वी सी। अब सी के लिए हम कहाँ चेक कर रहे हैं? यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ए का पोटेंशियल यहाँ पे चेक करेंगे। फॉर्मूला होगा के इंटू क्यू। ए का चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ए का पोटेंशियल कहाँ चेक कर रहे हैं? सी पे, डिस्टेंस होगा सी, प्लस अब बी में फॉर्मूला क्या होगा? के इंटू बी का चार्ज सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी का कहाँ पे चेक कर रहे हैं? सी पे, तो डिवाइडेड बाई सी, प्लस सी का चेक करेंगे के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कहाँ पे चेक कर रहे हैं? सी पे। तो आ गया ये तीन फॉर्मूला। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट ए बी एंड सी। तो ये आ गया तीन पोटेंशियल, ए बी एंड सी का। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ शेल ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल। तो अगर ए और सी का पोटेंशियल सेम है तो हम क्या करेंगे? ये जो ए का इक्वेशन लिखा है वी ए और ये जो इक्वेशन लिखा है वी सी, दोनों को इक्वेट कर देंगे। हम लिखेंगे वी ए इक्वल्स टू वी सी। फिर इसको सॉल्व करके तुम्हें ए बी और सी का जो भी रिलेशन मिले वही लिख लेना है। ठीक है। तो रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन कुछ ऐसा निकलेगा। बस तुम्हें ए इक्वल्स टू बी करना है और कुछ नहीं। तो इसको करोगे वी ए इक्वल्स टू बी जब करोगे तो कैंसिल वैंसिल होने के बाद अल्टीमेटली रिलेशन बचेगा मेरे पास ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। ये माइनस होगा। ऐसा रिलेशन बचेगा जहां से हमें अल्टीमेटली मिलेगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो पहले पार्ट के लिए तो तुम्हें ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, इक्वेशन लिख के खत्म। फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल, तो हम यहाँ पे जो हमने ए का निकाला था दैट विल बिकम इक्वल टू यहाँ पे जो हमने सी का निकाला है सी। फिर यहाँ पे जो जो चीज़ें कॉमन है, जैसे के कॉमन है, सिग्मा कॉमन है, वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद साइड बाइड चेंज करके हमें बस ये रिलेशन लेके आना है, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। ध्यान रखना, कैंसिल करते ही ये वाला इक्वेशन तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको साइड बाइड चेंज करके हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा तो क्लास में करवा देंगे। फिर आता है 19 सिंपल क्वेश्चन था कि 19 में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ए एक्स प्लस बी आई कैप, यानी इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है तो ये ग्रीन कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस सर्फेस से निकल रहा है और इस सर्फेस से निकल रहा है। तो किन दोनों सर्फेस को टच किया स्क्वायर का? ये वाला, ये रेड वाला और ये रेड वाला। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड द सरफेस होता है, तो बाहर की तरफ होगा। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल होगा 0, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल होगा 180। तो हम दो अलग अलग फाई निकालेंगे। तो पहला स्टेप होगा फाई वन प्लस फाई टू निकालना। फाई वन प्लस फाई टू क्या होगा? फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया इज
कितना दिया है लेंथ एक साइड का l, तो एरिया कितना होगा l स्क्वायर इनटू इस केस के लिए दोनों सेम डायरेक्शन तो cos 0 डिग्री। e के जगह हम क्या लिखेंगे ax प्लस बी इंटू एल स्क्वायर, जहाँ पे x है तुम्हारा डिस्टेंस। अब यहाँ से लेके यहाँ पे निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कितना हो गया l, तो x के जगह हम बिठाएंगे l, तो ए एल प्लस बी इंटू एल स्क्वायर, ये होगा पहला इक्वेशन। तो यहाँ से हम पहला इक्वेशन आ जाएगा, तो ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वायर, ये आ जाएगा फ्लक्स एट दिस सरफेस, और सिमिलरली हम इस सरफेस का निकाल लेंगे फ्लक्स कॉस 180 से, फिर दोनों फ्लक्स को ऐड कर देंगे एक दूसरे से। तो पहले केस के लिए फ्लक्स क्या आएगा, फॉर द फर्स्ट केस यानी ये वाला सरफेस फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया यानी एल स्क्वायर इनटू दोनों के बीच में एंगल 180 कॉस 180 यानी -1, इलेक्ट्रिक फील्ड ए एक्स प्लस बी, एक्स यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 0, बिकॉज ये तो ओरिजिन पे ही हो गया, तो एक्स तो हमने कुछ ट्रेवल नहीं किया तो ये कितना होगा 0, ए इंटू 0 0, तो बचेगा बी इंटू एल स्क्वायर का नेगेटिव, तो एक मिल गया तुम्हें माइनस बी एल स्क्वायर, एक मिल गया प्लस बी एल स्क्वायर, तो ये 5 1 प्लस 5 2 का एडिशन जब करोगे बी एल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो 5 1 प्लस 5 2 विल बी बी एल स्क्वायर कैंसिल होने पे बचा ए एल क्यूब, तो ये बन गया तुम्हारा 5 1 प्लस 5 2, फिर ये ए एल क्यूब से तुम्हें क्यू निकालना है, तो 5 मुझे मिल गया, तो ए एल क्यूब इज नथिंग बट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, साइड चेंज कर दो क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे। एक्स यहाँ पे डिस्टेंस होगा, जहाँ भी मेजर कर रहे हो वहाँ का डिस्टेंस, जैसे इस सरफेस का निकाल रहे हैं तो ओरिजिन से कितना दूर आ गए एल, तो एक्स होगा एल, इस सरफेस से मेजर कर रहे हैं तो ओरिजिन से कितना दूर आ गए, कुछ भी नहीं, हम ओरिजिन पे ही बैठे हैं, तो एक्स होगा 0। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था कि एक चार्ज क्यू बिठाया गया है बिटवीन टू प्लस क्यू कैपिटल क्यू चार्जेस, और एट द सेंट्रल पॉइंट यानी ये डिस्टेंस एक्स तो ये डिस्टेंस भी एक्स, तो हम तीन फोर्सेस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इस पे फोर्स लगाएगा F1, ये इस पे फोर्स लगाएगा F2, और इन दोनों के बीच का फोर्स हो गया F3, तो यहाँ पे आ गया तीन फोर्सेस। अगर इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो F1 और F3 ऐड करने पे भी 0 ही आना चाहिए। एक तो होगा F1 इक्वल्स टू F2, बट ये हमारे किसी काम का नहीं होगा, इसको यूज़ करोगे तो घुमा फिरा के सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये इट इज़ ऑफ नो यूज़। हम और कौन सा यूज़ कर सकते हैं कि सर अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो F1 और F3 का ऐड करने पे भी 0 ही होना चाहिए, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब रहता है जब उसमें कोई फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स उसका 0 रहता है। तो हम कहेंगे कि सर F1 प्लस F3, F1 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस F3 माने इन दोनों के बीच का, तो के क्यू स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स प्लस एक्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें साइड चेंज करके हमें क्यू मिल गया स्मॉल क्यू माइनस क्यू बाई 4। ध्यान रखना जब पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में है यानी सारे फोर्सेस का एडिशन ही 0 ही होगा मस्ट, वरना वो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का पहला पार्ट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे चार्ज निकालना है तुम्हें, तो निकाल लो, इसमें प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन का नंबर है 7, तो चार्ज कितना होगा 7 इंटू प्रोटॉन का चार्ज। सेकंड तो कह रहा है कि एक रॉड लिया गया था बिटवीन टू बॉल्स ए एंड बी दैट आर टचिंग ईच अदर, तो जब तुम रॉड लेके जाओगे ए और बी के पास में तो क्या होगा, सारे क्योंकि आपस में टच कर रहे हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन ए पे आ जाएंगे बिकॉज ये पॉजिटिव है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, और सारे पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होकर बी में चले जाएंगे। तो जब प्लस चार्ज रॉड को तुम ए बी के सामने लाओगे तो सारे नेगेटिव ए में आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव बी में चले जाएंगे। फिर जब इन दोनों को सेपरेट करोगे तो ए बन जाएगा नेगेटिव और बी बन जाएगा पॉजिटिव। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि स्पेयर ए में और बी में क्या चार्ज होगा, तो ए बन जाएगा नेगेटिव, बी बन जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज जब टच किया हुआ कंडीशन में तुमने रॉड को लाया था तो सारे नेगेटिव ए में आ गए थे क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा था रॉड का, और पॉजिटिव को रिपेल करके बी में भेज दिया था। 33 सिमिलर क्वेश्चन है, एक रॉड बॉल है उसको सामने एक नेगेटिव रॉड लेके आया तो क्या होगा, सारे पॉजिटिव इसमें आ जाएंगे, और क्योंकि उसको ग्राउंड किया गया है तो इसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे जिनको ये नेगेटिव रिपेल करेगा वो इस लाइन से होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे, तो ये बॉल में क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। 34
ये वाला छोड़ दो, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, नहीं चाहिए। सेकंड पार्ट के लिए नोट्स में दिया हुआ है ये वाला डायग्राम। 35, सोप बबल का साइज क्या होगा अगर उसमें चार्ज डाल दे तो। देखो, अगर एक सोप बबल के बाहर तुम सारे चार्जेस दे दो, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी दे सकते हो। अगर पॉजिटिव दोगे तो भी ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो बाहर एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। देखो, ये पॉजिटिव इससे दूर जाना चाहता है, ये पॉजिटिव इससे दूर जाना चाहता है, ये पॉजिटिव इससे दूर जाना चाहता है। नेगेटिव होगा तो भी सेम होगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से दूर जाएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से दूर जाएगा। और चार्जेस या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकते हैं, मिक्स करोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, फायदा ही नहीं है। तुमने मान लिया कि मैं 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव दे दिया, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया। वो केस ही पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन सा केस है, या तो सारे पॉजिटिव या तो सारे नेगेटिव। ये डालोगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, सोप बबल को बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो ये जो सोप बबल है उसको बाहर की तरफ खींच के इसका साइज बढ़ा देंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। और सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस का कैसा रिलेशन होगा, 1/r² का, बिकॉज सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई 4πr², 4πr² यानी एरिया। तो हमें ये पता ही है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तो ए की जगह, क्योंकि ये स्पेयर है, सोप बबल इज स्फेरिकल सरफेस, तो 4πr², तो सिग्मा और आर का कैसा रिलेशन है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसके बाद 36 एज इट इज़ नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में देख लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, तो हम 37 करेंगे। ओके, तो दो स्मॉल बॉल हैं जिनका रेडियस r1 r2, चार्जेस हैं q1 q2। तो बॉल पे इनिशियल रेडियस चार्ज कितना है, q1 q2। अब मान लो दोनों को वायर से टच कराने के बाद इससे कुछ चार्ज इसमें चला गया, तो इसका चार्ज कितना बन गया, qa, इसका चार्ज बन गया qb। अब हमें पता है कि दोनों में पोटेंशियल तो सेम होगा, तभी चार्ज ट्रांसफर होने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम होना कंपलसरी है। तो v1 इक्वल्स टू v2, तो v1 इक्वल्स टू v2 पे सब कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगा, तुम्हारे पास इक्वेशन आएगा के क्यू ए, चार्ज जाने के बाद, कुछ चार्ज जाने के बाद कितना रह गया, क्यू ए। ध्यान रखना Q1 से नहीं करेंगे बिकॉज उस वक्त कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था, आफ्टर चार्ज ट्रांसफर हमें लिखना है। तो के क्यू ए बाई R1, चार्ज ट्रांसफर होने के बाद ही पोटेंशियल पे इक्विलिब्रियम आएगा, तो ट्रांसफर होने के बाद वाला जो चार्ज होगा वो यहाँ पे यूज होगा, क्यू बी बाई R2। तो के कैंसिल, तो हमें यहाँ से रेशियो मिल गया कि क्यू ए बाई, या फिर डायरेक्ट क्यू ए ही लिख लो, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी R1/R2, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखो, पहले जितना चार्ज था टोटल Q1 प्लस Q2, और बाद में जितना चार्ज होगा QA प्लस QB, दोनों सेम होगा, कंपलसरी है, बिकॉज तुमने नेट चार्ज के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं किया, यहाँ का चार्ज यहाँ पे भेज दिया, बट टोटल चार्ज तो हमेशा सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू QA प्लस QB। अब QA की जगह हम लिख सकते हैं QB R1/R2 प्लस QB। क्यू ए की जगह लिख लिया हमने क्यू बी R1 प्लस R2, R1/R2। अब यहाँ से हम क्यू बी कॉमन लेके बाकी इधर भेज दो, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई, क्यू बी कॉमन लोगे तो बचेगा 1/R1, यहाँ पे नहीं, नीचे बचेगा, कॉमन लोगे तो बचेगा Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू क्यू बी कॉमन, तो 1 प्लस R1/R2। अब ये पूरा टर्म नीचे भेज दो, हो गया तुम्हारा काम। तो एक बार हमें इसी टेक्निक से क्यू भी निकालना है, तो एक बार इसी टेक्निक से हम क्यू ए निकालेंगे, बस इतना ही है इक्वेशन, 1/R1/R2 इक्वल्स टू क्यू बी। बस उसी टेक्निक से हमें क्यू ए निकालना है, जब क्यू ए निकालना होगा तब क्यू बी को रिप्लेस कर देंगे, क्यू बी इक्वल्स टू क्यू ए R2/R1, बस उतना ही। तो बस ये चीज़ बहुत ध्यान रखना कि पोटेंशियल इक्वल कब होगा, आफ्टर चार्ज ट्रांसफर। तो एक बार चार्ज आने के बाद जो चार्ज लिखोगे नया वाला, उसी से ये वाला इक्वेशन करना, Q1 Q2 यहाँ मत बिठाना। उसके बाद 52 में दो ग्राफ बनाने थे, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, एफ वर्सेस 1/r² का, तो एफ वर्सेस r² का, ऊपर ले लिया हमने पॉजिटिव एफ, नीचे ले लिया माइनस एफ। अब दो चार्जेस हैं 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R²। तो जब Q1 इंटू Q2 कर रहे हो तो Q1 इंटू Q2, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, और सेकेंड केस में 1 इंटू 3 इज -3, 1 इंटू -3 इज -3। तो एक फोर्स पॉजिटिव में आएगा, एक फोर्स नेगेटिव में आएगा, तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, बस इतना ही है ग्राफ।
ठीक है, तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन 55 में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ वैक्यूम बाई के यानी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू एफ मीडियम। तुम्हें मीडियम वाला निकालने के लिए कहा गया है, ये गिवन है 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन बाई 80 तुम्हारा मीडियम आ जाएगा। 59 कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका हर साइड 1 मीटर का है, उसमें 3 चार्जेस ऑलरेडी बिठाए गए हैं, 3 नैनो कॉलम, -5 नैनो कॉलम और +3 नैनो कॉलम। ध्यान रखना ये नैनो कॉलम है, नैनो को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻9। एक और चार्ज है 12 माइक्रो कॉलम, जो 12 माइक्रो कॉलम यहाँ पे, उसको डी से ओ तक लेके जाना है, तो कितना वर्क डन होगा। पहले डी में रख के हम पोटेंशियल निकालेंगे, फिर ओ में रख के पोटेंशियल निकालेंगे। जब डी में रखेंगे तो डी में यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे सब चार्जेस के लिए, तो 3 का पोटेंशियल एक बार यहाँ पे निकालेंगे, तो Q1/R1। ये डिस्टेंस बाय इक्वेशन कितना गिवन है, 1 मीटर। दोबारा इसका निकालेंगे, -5 यहाँ पे निकालेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हम जान सकते हैं, ये रेडियस है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये डायगोनल का डिस्टेंस, ये 1 है, ये साइड भी 1 है, तो ये डायगोनल होगा √1² + 1²। पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस बाय इक्वेशन क्वेश्चन ये 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, तो ये डायगोनल कितना होगा, √1² + 1²। तो हम दोबारा इसका पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे, KQ2/R2। फिर हम इस चार्ज के लिए निकालेंगे यहाँ पे, तो KQ3 बाई ये वाला डिस्टेंस अगेन 1 है, तो R1। तो अब इन तीनों का पोटेंशियल ऐड करके कुछ एक आंसर आएगा। सिमिलरली हम यही चीज़ रिपीट करेंगे O पे, ठीक है, O वाले पॉइंट पे। तो जब O पे रिपीट करेंगे, जब O पे रिपीट करेंगे तो O पे क्या होगा, एक बार +3 के लिए O में निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल सारे पीसेस सेम साइज के होते हैं, तो ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। अब सर ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, बहुत ईजी है। ये टोटल डिस्टेंस कितना था, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग था √1² + 1², उसका ही आधा कर दो, तो ये छोटा सा डिस्टेंस कितना होगा, ये जो इतना सा पीस है, ये इतना सा पीस का लेंथ कितना होगा, √1² + 1² डिवाइडेड बाई 2 यानी इक्वल्स टू √2/2 यानी 1/√2। तो ये जो इतना सा डिस्टेंस है, ये इतना सा डिस्टेंस होगा 1/√2। तो ये इसके लिए -5 के लिए भी O में 1/√2, +3 के लिए O में 1/√2, इस 3 के लिए भी 1/√2। तो तीनों के लिए R R R, तीनों का एडिशन करो तो एक और पोटेंशियल निकलेगा। तो वही O पोटेंशियल नेट O वाला माइनस नेट D वाला इनटू किस चार्ज का वर्क डन निकालना है, 12 माइक्रो कॉलम का, तो 12 इंटू माइक्रो यानी -6, 10⁻⁻6, तो ये आ गया वर्क डन। तो करना क्या है, एक बार डी में सबका वर्क डन पोटेंशियल निकालेंगे, तो इस पॉइंट का डी में निकालेंगे, इस पॉइंट का डी में निकालेंगे, इस पॉइंट का डी में निकालेंगे। एक बार ओ में निकालेंगे तो इस पॉइंट का ओ में निकालेंगे, इसका ओ में निकालेंगे, इसका ओ में निकालेंगे, फिर एक दूसरे से माइनस कर दो, तुम्हारा डेल्टा भी आ गया, और बाई फॉर्मूला मूविंग चार्ज या ऑब्जर्विंग चार्ज को मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ जाता है। तो डेल्टा भी इंटू किस चार्ज को मूव कर रहे हैं, 12 माइक्रो कॉलम, ये तो आ गया वर्क डन। ये कौन से फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा भी इंटू Q0। तो 59 इससे ट्राई करेंगे। फिर आता है 61 कह रहा है दो चार्जेस हैं, एक 0 0 यानी ओरिजिन पे है, दूसरा A। तो इधर से भी A और उधर से भी A, एक्स एक्सिस में भी A गए, वाई एक्सिस में भी A गए, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया 2Q। इन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1Q2/R²। तो Q1 Q2 Q ट्वाइस Q, दो चार्जेस आ गए, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये पाइथागोरस का लगा सकते हैं, ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का, √A² + A², पाइथागोरस। तो बाई फॉर्मूला K Q1 Q2/R²। अब ये तो हो गया फोर्स, बट हमें फोर्स किस फॉर्म में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर I और J के फॉर्म में। तो वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2/R² इंटू R कैप, तब ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। और R कैप इज नथिंग बट R वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R वेक्टर। R कैप निकालने का टेक्निक होता है R वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R वेक्टर। तो पहले निकाल लो R वेक्टर क्या है, इन दोनों के बीच में ये हुआ वेक्टर, ये वेक्टर इज नथिंग बट AI कैप प्लस AJ कैप। तो AI कैप AJ कैप हो गया मेरा R वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R वेक्टर। तो AI कैप और AJ कैप का जब हम मॉड लेंगे, तो इसका मॉड का टेक्ट फॉर्मूला होता है √I के साथ जो भी होगा उसका स्क्वायर प्लस J के साथ जो भी होगा उसका स्क्वायर। ये मॉड का फॉर्मूला है, मॉड लेने का फॉर्मूला है।
जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका जब मॉड लेंगे तो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसीलिए हमने नीचे डिवाइड कर दिया मॉड से। तो ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है, ये हमें आर कैप वाला पार्ट दे रहा है। तो इस टोटल को सॉल्व करो, मेरा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो के Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर इंटू ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं इसको वेक्टर में लेके जाने के लिए, ये आर कैप वाला पार्ट। और आर कैप का फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। तो ध्यान से देखो 80 में कह रहा है दो चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों लोकेटेड हैं 0 माइनस बी 0, माइनस बी यानी वाई एक्सिस। तो हम वाई एक्सिस में एक चार्ज यहाँ पे डाल दिया 0 प्लस बी 0, तो दूसरा चार्ज यहाँ पे डाल दिया प्लस बी पे। ठीक है, तो हमने उल्टा बिठा दिया, दिस विल बी प्लस चार्ज, ये होगा माइनस चार्ज, ये हो गया माइनस चार्ज। तो एक आ गया प्लस बी में, एक आ गया माइनस बी में, तो माइनस बी में है नेगेटिव चार्ज, प्लस बी में है पॉजिटिव चार्ज, तो हो गया हमारा डायग्राम। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक है, और दूसरा कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो ये मेरा वाई है, मान लो ये जेड है। ठीक है, 3D में सोचना, 2D में नहीं, ये 3D है। ये जैसे तुम्हारा रूम है ना, तुम्हारे घर का रूम, ये तुम्हारे मान लो खिड़की है, ये तुम्हारा फ्लोर है, तो ये हो गया तुम्हारा z, दिस इज z एंड दिस इज y। ठीक है, तो z ये 3D में है, ध्यान से समझना। तो y और z के पैरेलल अगर कुछ बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, y z का पैरेलल यहाँ पे आ गया, इसका पैरेलल यहाँ पे आ गया। तो जब भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर निकलता है, और वाई जेड का पैरेलल इज अलोंग द परपेंडिकुलर इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो कोई भी चीज अगर वाई जेड के पैरेलल है, वाई और जेड इनके पैरेलल अगर कोई भी चीज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अलोंग द एक्स एक्सिस जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहाँ कैसे जा रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तभी वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। और क्यों परपेंडिकुलर होना मस्ट है, बिकॉज हमने पढ़ा है कहीं पे भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उनके 90 डिग्री पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उनसे 90 डिग्री में पास होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ वाई एंड जेड। और टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा। अब ध्यान से डायग्राम में देखो, P यानी डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन हमेशा होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ, ये हो गया डाइपोल मोमेंट, तो ये आ गया मेरा P का डायरेक्शन। ई कौन से डायरेक्शन में है, ई सर एक्स डायरेक्शन में है, तो ई आ गया एक्स डायरेक्शन में, पी आ गया वाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला था टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। तो पी ई, और जब साइन थीटा का बारी आ रहा है तो साइन कितना लेंगे 90, पी और ई के बीच में एंगल, पी अलोंग द वाई एक्सिस, ई तो एक्स में जा रहा है, तो 90 इज 1, तो टाउ विल बी इक्वल्स टू पी इंटू ई। अब पी निकालेंगे अगले स्टेप में। पी क्या होता है, चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो क्यू इंटू दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब एक चार्ज को रखा था माइनस बी में, दूसरे को रखा था प्लस बी में, तो यहाँ भी बी का डिस्टेंस है, यहाँ भी बी का डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस हो गया ट्वाइस बी। ठीक है, दोनों को दो एक्सिस में रखा है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया ट्वाइस बी। एक रखा ऊपर से बी में, एक रखा नीचे से बी में, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 2b। इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं गिवन है तो ई, तो फाइनल आंसर हो गया क्यू ई बी, ट्वाइस क्यू ई बी। इसके बाद जाएंगे 81। 81 कह रहा है कि दो यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन्स हैं, तो एक प्लस सिग्मा चार्ज पे है, दूसरा माइनस सिग्मा चार्ज पे है, और दोनों को एक्स जेड प्लेन में रखा गया है। तो देखो ये मेरा एक्स, ये मेरा जेड, तो ये लोग एक्स जेड प्लेन में लेटे हुए हैं। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन यानी तुम्हारे घर का फ्लोर समझ लो, तो ये एक साइड, ये दूसरा साइड, तो ये एक्स जेड प्लेन में लेटा हुआ है, एक प्लेन ये दूसरा प्लेन। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक माइनस चार्ज यहाँ पे छोड़ दे तो उस पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो उस पर फील्ड कितना लगेगा और कौन से डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाना है।
तो सरफेस कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इस 3D स्ट्रक्चर को मैं 2D में कर दूँ तो ये ग्रीन कलर का ये वाला प्लेट मुझे ऐसा दिखेगा और ये नीचे का ग्रीन कलर का प्लेट मुझे ऐसा दिखेगा। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, ये येलो वाला लाइन, ठीक है, येलो डॉटेड लाइन। और सेकेंड केस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वहाँ पे ध्यान से देखो, जब माइनस क्यू को दो चार प्लेट के बीच में रखोगे, दोनों प्लेट ध्यान रखना इस तरह से एक दूसरे के ऊपर है, जब माइनस क्यू को यहाँ रखोगे ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, प्लस वाले प्लेट की तरफ। बट ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगा ना, ये दोनों प्लेट हवा में इस तरह से लटके हुए हैं, जब इनके बीच में चार्ज रखोगे तो चार्ज को ग्रेविटी तो नीचे खींचेगा mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ खींच रहा है, ऊपर प्लस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमने लिख लिया q इंटू ई, और क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो माइनस क्यू ई, और ग्रेविटी किधर खींच रहा है, नीचे, तो हो गया mg, और दोनों इक्वल हैं तभी तो बॉडी स्टेशनरी होगा। तो माइनस क्यू ई इक्वल्स टू एम जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एम जी बाई क्यू और सामने माइनस। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मिल गया हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पे हमें मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे किसकी तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना है, एम जी बाई क्यू। तो मैग्नीट्यूड हो गया यानी वैल्यू हो गया एम जी बाई क्यू, और डायरेक्शन हो गया प्लस से माइनस की तरफ। रीजन समझ में आया, दो हवा में लटका हुआ दो प्लेट के बीच में तुमने नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया तो ग्रेविटी तो नीचे ही खींचेगा, बट ये जाना चाहता है किसकी तरफ, ये प्लस वाले प्लेट की तरफ। और बाई क्वेश्चन प्लस प्लेट के नीचे ही माइनस रखा गया है और दोनों एग्जैक्ट प्लेन में है, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेन में है तभी इनको ऐसे ऊपर नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो। तो इस क्वेश्चन में तुम कोई भी दो लाइन लेके कर सकते हो, तुम ये दोनों ले सकते हो या फिर ये दोनों ले सकते हो या फिर ये दोनों। तो हमने ये लास्ट दो ले लिया, मान लो हमने लास्ट दोनों लाइन का ले लिया। अब लास्ट दोनों लाइन के बीच में व्हाट इज द डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी इज 50 माइनस 40 10 वोल्ट। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 40 और 50, ये वाला पॉइंट है 40, ये वाला पॉइंट है 50, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था डेल्टा वी डॉट डेल्टा आर, यानी वी आर कॉस थीटा। तो वी कितना है, यानी डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी 10 है, डेल्टा आर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 है, तो कॉस 30। यहाँ से तुम्हें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड तो निकालो, साथ में इसका डायरेक्शन भी निकालो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होता है। जरा ध्यान से देखो, 10 20 30 40 50, इधर तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगा 40 10 20। बट क्योंकि ये सरफेसेस एक दूसरे से पैरेलल है, तो कोई भी पैरेलल सरफेसेस में, कोई पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही पास होता है। तो अगर मुझे इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होना है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास होगा। ध्यान से देखना, मैं ये इस वाले लाइन को यूज़ कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास होगा 90 डिग्री टू द सरफेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 बना रहा है सरफेस के साथ, तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, 120 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल में जा रहा है, 120, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर क्यों फेसिंग है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। और ऐसे ऐसे सर्फेसेस जो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। 83 क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इन तीनों में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो देखो ए और बी में लाइन्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो ए में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी स्ट्रेंथ होगा सी में सेम होगा। बट बी में लाइन एक दूसरे से बहुत दूर है, और हमें पता है लाइन अगर दूर दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। तो बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा कम, और ए एंड बी में होगा इक्वल, ए एंड सी में होगा इक्वल। ए और सी इक्वल इक्वल डिस्टेंस में है तो ए और सी का इक्वल, तो ए और सी का इक्वल, और बी का होगा कम, इसीलिए बी इज लेस देन ए एंड सी, बी इज लेस देन ए एंड सी। तो बी का हो गया कम कंपेयर टू ए या फिर सी, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। जहाँ भी फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं वहाँ ही फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है।
then 84, हेलो हेलो। तो S1 एंड S2 आर टू सर्फेसेस। S1 सर्फेस के अंदर चार्ज है Q, S2 सर्फेस के अंदर चार्ज है 2Q एंड Q। S2 का सर्फेस यहाँ पे है तो 2Q भी इसके अंदर है, Q भी इसके अंदर है। तो सिर्फ S1 का फ्लक्स होगा, फॉर्मूला है चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो S1 के अंदर कितना है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स 2 फॉर द दिस सर्फेस, S2 सर्फेस के लिए होगा चार्ज इनसाइड द सर्फेस यानी 2Q एंड Q, तो Q प्लस 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का रेशियो 1/3। 85, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है ये चार्ज है जिसका वैल्यू है Q, इट ट्रांसवर्स ए डिस्टेंस यानी मूव से डिस्टेंस D फ्रॉम रेस्ट, यानी फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये नहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड U। प्रूफ करो कि फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन ये आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चार्ज U है, इनिशियल वेलोसिटी U, चार्ज Q, इनिशियल वेलोसिटी U, इलेक्ट्रिक फील्ड E, मास M। तो वहाँ से हमें मिल गया एक्सेलरेशन इज QE/m। कहाँ से? फोर्स है QE, फोर्स का एक और फॉर्मूला है ma, ये हो गया QE/m। अब फॉर्मूला हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ था d, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, फाइनल वेलोसिटी v, हमें बस v प्रूफ करके दिखाना है। a की जगह a का वैल्यू डाल दिया QE/m, हो गया प्रूफ। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है तुम्हें कि d का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है u। उस केस में हमें d निकालने को भी यह क्वेश्चन कह सकता है, तो तब हम d का वैल्यू निकालेंगे बाकी साइड चेंज करके। ध्यान रखना क्वेश्चन कह सकता है कि ए पार्टिकल वाज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, इट कम्स टू रेस्ट, तो कम्स टू रेस्ट यानी v विल बी 0 एंड एट ए डिस्टेंस d। तो उस वक्त डिस्टेंस निकालने के लिए कह सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एक्सेलरेशन सेम निकालेंगे। जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, इस पे v की जगह डाल देंगे 0, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस QE/m t, यहाँ से d निकाल लेंगे। नेक्स्ट 88, 88 का फॉर्मूला होता है φ2 माइनस φ1, फ्लक्स लीविंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 91, 91 कह रहा है ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाओ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने एक सरफेस ले लिया जिसका रेडियस है r, पॉइंट लिया है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है KQ/r², कितने डिस्टेंस पे है कैपिटल R², 1/4 Q बाई R², K का वैल्यू लिख लिया, K मीन्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लो, R² को इधर ले लो, एक ही बात है। तो R² यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। अब 4/r² इज नथिंग बट द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर एंड Q बाई एरिया इज नथिंग बट सिग्मा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज बाई एरिया। 92 खुद से करोगे, 92 इज़ वेरी इजी। इसका तो हमें ऑलरेडी नोट्स में मेंशन्ड है, ये नोट्स के नोट्स में मेंशन्ड है। टू चार्जेस हियर हियर बट द इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये भी नोट्स में मेंशन्ड है, दोनों नोट्स के नोट में मेंशन्ड है, इसमें इक्वल रहेगा। और प्लस नीचे हमने ड्रॉ भी किया हुआ है, ठीक है। ये देखो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, z डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z में जा रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू z एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो सेकंड वाले केस में दो पॉइंट हमने प्लेस कर लिया एट माइनस ए एंड ए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट प्लस माइनस जेड एंड एक्स एंड वाई। तो z में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है और x एंड y में। तो एट z यानी जो पॉइंट यहाँ पे होगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइंस एंड वी नो पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन इज गिवन बाय दिस। पोटेंशियल हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था ना, एक्सियल लाइन के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है दिस। तो अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चार्जेस बिठाएं, देखो फॉर्मूला कह रहा है क्या, एक चार्ज को बिठाओ माइनस ए पे, एक चार्ज को बिठाओ ए पे, दीज आर ऑल जेड कोऑर्डिनेट्स। अलोंग द जेड एक्सिस हमने एक माइनस क्यू यहाँ पे डाल दिया, एक प्लस क्यू यहाँ पे डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अब तुम्हें पोटेंशियल निकालना है जेड पॉइंट पे, तो ये तो हो गया डाइपोल का एक्सियल लाइन वाला इक्वेशन, डाइपोल एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकालो। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला अवेलेबल है। दूसरा कह रहा है जेड एक्स वाई कॉमा जीरो पे करो, तो एक्स वाई कॉमा जीरो कहाँ पे होगा, वाई कॉमा जीरो यहाँ पे होगा, एक्स कॉमा जीरो यहाँ पे होगा। तो x and y are on the
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, यानी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना आता है? 0। 93 कह रहा है 12 चार्जेस, इनको अरेंज किया गया है इन अ सर्कल लाइक दिस इक्वल डिस्टेंस। एंड सेकंड केस में कह रहा है 12 चार्जेस बट नॉट इक्वल डिस्टेंस, और इनको ऐसे अरेंज किया गया है। दोनों केसेस में पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी एंड फाइंड द रिलेटिव पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दो चीज़ें निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है, फील्ड भी निकालना है। तो पहले इस डायग्राम में आओ। पहले डायग्राम के लिए अगर इनको पॉजिटिव मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इसका इस तरफ। ठीक है, तो जब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन पे आएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे इसने इसका कैंसिल कर लिया, इसने इसका कर लिया, इसके इसने कर लिया, इसका इसका इसने कर लिया, इसका इसने कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का कैंसिल करके द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम ज़ीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका ये कैंसिल कर सकता है बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका ये कैंसिल कर सकता है बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी ज़ीरो। बट पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ऐड होता है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? वी के, मान लो तुम्हारा ये चार्ज है क्यू, तो के क्यू बाई आर। अब ये कितनी बार रिपीट करना होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स। बस, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक का डायरेक्शन ऐसा है, एक का डायरेक्शन ऐसा है, नहीं होता। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसका। तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का ऐसे आएगा, किसी का ऐसे आएगा, तो यहाँ पे कोई किसी को कैंसिल नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी ज़ीरो, बट पोटेंशियल यहाँ भी सेम ही होगा बिकॉज इसका पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा? के क्यू बाई कितना डिस्टेंस है? कैपिटल आर। अब हर किसी का तो ऐड ही होगा, और कितने हैं? 12 है, तो 12। पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता तो वेक्टर में 120 डिग्री का भी कोई काम नहीं है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट। बस 94 ध्यान से देखना। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि ये पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, कह रहा है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, यानी वी गिवन है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल एंटर्स ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। तो मैं कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 5। तो हम पहले ही जानते हैं क्यू ई इक्वल्स टू एम ए, यहाँ से ए मिल गया क्यू ई बाई एम। क्यू गिवन है, ई गिवन है 80i प्लस 60j डिवाइडेड बाई मास, हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है किस टाइम पे t इक्वल्स टू 5 में। तो हम फाइनल वेलोसिटी v निकालेंगे। u कितना गिवन है? 4i, 4i प्लस a तो हमें यहाँ से मिल गया, जो भी यहाँ से आएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 80i प्लस 60j डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻³ आ गया। a इंटू टाइम कितना लेंगे? 5। जो भी सॉल्व करने पे आंसर आएगा दैट विल बी द वेलोसिटी। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वी एक्स वाई जेड। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग 1 1 1। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका है। वेलोसिटी पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है 2x² y प्लस 3y³ z प्लस -4z⁴ x। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले, क्योंकि ये इक्वेशन है इसमें x भी है, y भी है, z है, और हमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 एक्सिस में निकालने के लिए बोला है, x y एंड z। तो हम पहले v को लिखेंगे ex इक्वल्स टू dv बाई dx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ 2x² y माइनस प्लस ddx ऑफ 3y³ z माइनस ddx ऑफ 4z⁴x। तो ध्यान रखना जब तुम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तब y एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो ये बाहर आ जाएंगे, ये y ये 2 बाहर आ जाएगा, ये y³ ये z बाहर आ जाएगा।
ये z⁴ बाहर आ जाएगा बिकॉज डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, y एंड z आर कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ से जो भी इक्वेशन आएगा, यहाँ से ex का जो भी इक्वेशन आएगा, उस पे हम x की जगह 1 बिठाएंगे, y की जगह 1 बिठाएंगे, z की जगह 1 बिठाएंगे, तो हमारा जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये ई एक्स का करने के बाद हम सिमिलर सेम चीज़ ई वाई का करेंगे, फिर सेम चीज़ हम ई जेड का करेंगे। ई वाई के लिए क्या करेंगे, डी डी वी बाई डी वाई, ये करेंगे डी डी वी बाई डी जेड। इस बार एक्स एंड जेड को हम कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ पे एक्स एंड वाई को हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी जहाँ भी एक्स एंड वाई देखिए उनको बाहर लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, दे आर कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ भी सेम ई वाई का जो भी इक्वेशन आएगा उसमें x1 y1 z1 बिठाएंगे, यहाँ भी जो भी इक्वेशन आएगा उसमें x1 y1 z1 बिठाएंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तीनों एक्सेस में। 96 खुद से कर सकते हो, 96 पहला पार्ट तो प्रूफ है। सेकंड पार्ट 96 का, 96 का सेकंड पार्ट में याद रखना, जब यहाँ पे तुम फोर्स निकालोगे तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है इन ए पॉलीगॉन, तो ये L है तो ये डिस्टेंस भी L ही होगा। 97 ये सेम प्रूफ नोट्स में गिवन है, जैसे नोट्स में गिवन है वैसे ही कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नोट्स में ये एज इट इज सेम प्रूफ गिवन है, ये वाला डायग्राम। 98 में ध्यान देना, 98 कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर का, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इस सरफेस के लिए ऐसे जाएगा, इस सरफेस के लिए ऐसे जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेड सरफेस को टच करेगा और सिर्फ इस ही रेड सरफेस को टच करेगा, तो इन दो रेड सरफेस को टच करता हुआ ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा। पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है 10x + 5, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हम क्या जानते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स वैन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स, तो ई अलोंग वाई विल बी ज़ीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई में जा ही नहीं रहा, तो ई वाई का वैल्यू कितना होगा, ज़ीरो, ई जेड का वैल्यू कितना होगा, ज़ीरो, ठीक है। तो इसके बाद हम v के जगह v का इक्वेशन डाल देंगे 10x + v, तो जब करोगे माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो ई एक्स होगा माइनस डी 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 एक्स ऑफ 10x + 5, 5 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 10x का इंटीग्रेशन विल बी -10 आई कैप, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया -10 आई कैप। और तुम्हें टोटल फ्लक्स चाहिए था क्यूब के लिए, तो एक बार इस सरफेस के लिए φ1 निकालेंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एरिया वेक्टर्स बॉक्स के बाहर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच में एंगल 180, तो एक बार φ1 निकालेंगे, सिमिलरली φ2 निकालेंगे, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस और एरिया वेक्टर अगेन आउटसाइड द बॉक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल होगा 0, तो एक बार φ2 निकलेगा, एक बार φ1, एंगल 180, एंगल 0, बाकी सब कुछ सेम, फिर दोनों ऐड करने पे देखना आंसर आता है 0, दोनों ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 99 खुद से करना, 99 एज इट इज़ नोट्स में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 100 भी नोट्स का ही है, बुक एनसीईआरटी बुक का है। इसमें एक सरफेस दिया हुआ है जिसका लेंथ है डी, ब्रेथ है डी, कह रहा है एक पॉइंट लिया गया है एट ए हाइट d/2, एक क्यूब सोचो जिसका हर साइड d है, उसमें d/2 हाइट में कुछ लोग हैं, तो वो सेंटर ऑफ द क्यूब में होगा, सेंटर ऑफ द क्यूब यानी फ्लक्स हर सरफेस से बाहर जाएगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है phi = q/ε0, बट मुझे तो सिर्फ नीचे वाले सरफेस का चाहिए, वो होता है 1/6, एक क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं, हमें सिर्फ नीचे वाले का चाहिए, तो 1/6 × q/ε0। 101 ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर गॉसेस लॉ फॉर ए स्क्वायर, तो ये सेम एक्सप्रेशन का ही बात हो रहा है, phi = 1/6 ऑफ q/ε0, तो ये सेम चीज़ कर लिख लेना कि लेट अस कंसिडर ए क्यूब ऑफ साइड d and a charge at a height d/2 inside the cube, so therefore total flux is q/ε0. Now one surface of the cube is a square, therefore total flux through one surface will be 1/6 of total, तो वही आंसर है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो हमने समझाया है तुमको वही यहाँ पे लिखना है। 102 तो होमवर्क, 102 होमवर्क नहीं है, 102 यहाँ पे नीचे मैंने करके दिया है, तुम्हें वर्क डन निकालना है इसमें,
कह रहा है कि एक प्लेट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। अब क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ एन इनफाइनाइटली थिन प्लेट, तो हमें पहले ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेट, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू ई आर, तो ई की जगह हमने लिख लिया 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल हो गया, वर्क डन खत्म। तो ये बहुत ही सिंपल है। v इक्वल्स टू ई आर आ रहा है फ्रॉम डी वी, ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर फॉर्मूलाज। 116 कह रहा है देयर आर टू डाइपोल्स, एक डाइपोल यहाँ पे है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये हो गया एक डाइपोल, एक और डाइपोल है यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो डाइपोल दोनों के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है, 120 डिग्री। मान लो पहले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है P1, सेकंड का है P2, तो दोनों के बीच में नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ये डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। अब कॉस 120 होता है माइनस हाफ, और क्योंकि कह रहा है कि ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट P, यानी दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, देखो ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट P, दोनों का डाइपोल मोमेंट ही सेम है, यानी P1 भी P है और P2 भी P ही है। तो यहाँ से हमें मिल गया ये वाला इक्वेशन, यानी डाइपोल मोमेंट इस पूरे सेटअप का नेट कितना होगा P। अब हमें पूरे सेटअप का फ्लक्स निकालना है, तो सॉरी टॉर्क निकालना है। तो पहले वाले का टॉर्क देखो, टॉर्क इज पी साइन थीटा, तो पहले वाले में डाइपोल मोमेंट इज माइनस से प्लस की तरफ, तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आ गया P। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन कह रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो साइन 90, तो हो गया पी। अब सेकंड केस में टॉर्क अगेन माइनस से प्लस की तरफ, तो टॉर्क जा रहा है यहाँ पे, सॉरी डाइपोल मोमेंट जा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अलोंग द एक्स, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 30। कैसे निकाला सर, ये पूरा एंगल 120 है और ये एंगल 90 है, तो पूरा 120 है, इतना सा 90 है, तो रिमेनिंग कितना होगा 30, तो यहाँ पे cos 30, फिर टाउ दोनों ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें 4 सेंटीमीटर का गैप है और डाइपोल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है टॉर्क इज 4/√3, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले हमें पता है टॉर्क इज व्हाट, पी साइन थीटा, टॉर्क का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है 4/√3। अब P यानी डाइपोल मोमेंट, अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज, चार्ज कितना गिवन है 8 नैनो कॉलम, तो चार्ज इंटू -9 नैनो के लिए इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻², तो हमें मिल गया डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन नहीं है, तो E इंटू साइन 60 यानी √3/2, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से मिल जाएगा। टॉर्क क्वेश्चन में गिवन था, पी हमने सेपरेटली निकाल के यहाँ पे बिठा दिया, ई तो ई है नहीं पता, और साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी कॉस थीटा, पी तो हम ऊपर से बिठा देंगे, ई यहाँ से आ जाएगा और कॉस कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इतना ही है तुम्हारा कन्फ्यूजन का पार्ट। ठीक है, तो होपफुली इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम चैप्टर 2 का कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे।